वेलकम बैक। आईआर स्पेक्ट्रम या कंपन स्पेक्ट्रम के अंदर हम इसके सामान्य परिचय के बाद में सरल आवर्त दोलक के रूप में कंपन करते हुए द्विपरमाणुक अणु के अंदर हम हुक्स नियम ले चुके थे। और हुक्स नियम वास्तव में किसको प्रदर्शित करता है? हुक नियम किसी भी कंपन करते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणुक अणु जो दिया गया है उस अणु के लिए माध्य बिंदु से विस्थापन का प्रत्यानयन बल हमेशा विस्थापन की दिशा जो दी गई है उसके विपरीत दिशा के अंदर लगता है, जो कि प्रत्यानयन बल बराबर माइनस के एक्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जहां पर दिया गया माइनस चिन्ह ये इस एक्स विस्थापन तथा एफ आर जो दिया गया है प्रत्यानयन बल, इन दोनों के विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। अर्थात विस्थापन की दिशा के विपरीत जो बल लग रहा है उसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। चूंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं इसलिए चिन्ह के रूप में ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जहां पर दिया गया के बल नियतांक के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसको कि हम के एफ के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। एक्स माध्य बिंदु से विस्थापन, के एफ जो दिया गया है ये बल नियतांक या फोर्स कांस्टेंट को दर्शाता है। ऋणात्मक चिन्ह विस्थापन और प्रत्यानयन बल की विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है और एफ आर यहाँ प्रत्यानयन बल को दर्शाता है। और इस संबंध को ही हम हुक का नियम कहते हैं। तो कंपन करता हुआ द्विपरमाणुक अणु यदि सरल आवर्त गति प्रदर्शित करता है तो ऐसी स्थिति में उस सरल आवर्त गति प्रदर्शित करते हुए अणु पर हुक नियम लागू किया जा सकता है। इसके बाद में अगली प्रक्रिया आती है कि कंपन करते हुए द्विपरमाणुक अणु की जो बात कर रहे हैं उस अणु के अंदर यदि उस अणु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की जाए तो हम उसी समीकरण की सहायता से हम स्थितिज ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो यदि इस सरल आवर्ती दोलन करते हुए किसी द्विपरमाणुक अणु की बात कर रहे हैं तो उस द्विपरमाणुक अणु की यदि स्थितिज ऊर्जा प्रदर्शित की जाए तो स्थितिज ऊर्जा को हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो कि प्रत्यानयन बल दिया गया है उसको हम माइनस dv/dx संबंध के द्वारा हम इसकी स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करते हैं। चूंकि यहाँ पर प्रत्यानयन बल हुक के नियमानुसार किसके बराबर होता है? माइनस के एफ इंटू एक्स के बराबर होता है। इसका मतलब dv/dx बराबर माइनस के एफ एक्स को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर dv यह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को दर्शाता है, जहाँ की v स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा dx जो दिया गया है यह विस्थापन के साथ dv में परिवर्तन की प्रक्रिया को यहाँ पर इस रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर यदि इस सेकंड पार्ट को हल किया जाए तो इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, dv इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एफ इंटू एक्स इंटू डी एक्स के रूप में इसको प्रदर्शित किया जा सकता है इसको। और उसके बाद में यदि इस संबंध का समाकलन किया जाए तो इस संबंध का समाकलन करने पर हम स्थितिज ऊर्जा को इस रूप में ज्ञात करते हैं। तो इस संबंध का समाकलन करने पर क्या प्रक्रिया प्राप्त होगी? ये आ जाएगा dv की जगह हो जाएगा आपके v बराबर, यहाँ पर माइनस के अंदर जो चिन्ह था ये प्लस में आएगा यहाँ पर, तो प्लस में के एफ एक्स इंटू डी एक्स का यदि समाकलन किया जाता है तो यह चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा 1/2 इंटू के एफ इंटू एक्स स्क्वायर के रूप में। और यहाँ पर जो v प्रदर्शित किया गया है यह v स्थितिज ऊर्जा को दर्शाता है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा किसकी है? ये सरल आवर्ती दोलन करते हुए द्विपरमाणुक ध्रुवीय जो अणु दिया गया है उस अणु की स्थितिज ऊर्जा को हम इस संबंध से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें v स्थितिज ऊर्जा है जो कि 1/2 के एफ इंटू एक्स स्क्वायर के रूप में प्रदर्शित की जाती है। और यह चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित किया गया है। तो चिरसम्मत यांत्रिकी या क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर अगर हम इस कंपन करते हुए सरल आवर्ती दोलक की स्थितिज ऊर्जा को इस संबंध के रूप में दर्शाते हैं, जहां पर के एफ बल नियतांक को दर्शाता है, एक्स विस्थापन को प्रदर्शित करता है जो माध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन के रूप में दर्शाया जाता है। और यदि यह संबंध
प्रदर्शित करते हैं तो यह वास्तव में ग्राफीय रूप में पैराबोलिक संबंध को प्रदर्शित करता है। पैराबोलिक संबंध का मतलब यह है कि यदि हम ग्राफ के रूप में y और x एक्सिस के सापेक्ष, जिसमें y एक्सिस पर हम स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी जिसको कि हमने v से प्रदर्शित किया है आलेखित करें, तथा x एक्सिस पर यहाँ पर विस्थापन को प्रदर्शित करें, अर्थात माध्य बिंदु के साथ में कंपन करते हुए द्विपरमाणु अणु के अंदर जो विस्थापन हो रहा है उस विस्थापन को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाए x एक्सिस पर, तो विस्थापन और स्थितिज ऊर्जा के मध्य यदि आरेख आलेखित किया जाए तो यह वास्तव में इस रूप में प्रदर्शित होता है। और यहाँ पर ये जो माध्य बिंदु दर्शाया गया है यह माध्य स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिससे अधिकतम विस्थापन इधर और इधर रूप में हम इस विस्थापन को ही प्रदर्शित करते हैं। और यदि मैं द्विपरमाणविक अणु के रूप में HCl को दर्शाता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रदर्शित किया जाए, तो जिसमें HCl ध्रुवीय द्विपरमाणविक अणु है, तो इस ध्रुवीय द्विपरमाणविक अणु के अंदर यदि कंपन होता है तो हम यहाँ पर बड़े आकार के Cl को यदि स्थिर मान लें और H जो दिया गया है इस H के कंपन के रूप में यदि प्रदर्शित करें तो यह पैराबोलिक ग्राफ स्थितिज ऊर्जा के रूप में इस तरीके से प्रदर्शित होगा। मान लीजिए Cl यहाँ पर है जिसको कि हमने स्थिर मान लिया है और इसके साथ जुड़ा हुआ H यहाँ पर हो सकता है, तो ये माध्य बिंदु से इस दूरी तक ये संपीड़ित हुआ है, या फिर यह H इस जगह पर भी हो सकता है, तो ये कंपन के बाद में इस दूरी तक विस्तारित होता है, अर्थात इनके मध्य की दूरी यहाँ तक बढ़ रही है या फिर घटकर यहाँ हो जाती है, लेकिन इसकी माध्य बिंदु या माध्य दूरी इस स्थान को प्रदर्शित करती है। और यदि यहाँ पर मैं R के रूप में इस विस्थापन को प्रदर्शित करूं तो ये विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा है, ये अंतर नाभिकीय दूरी है। तो वास्तव में यदि मैं HCl के रूप में प्रदर्शित करूं तो यह किसको दर्शाता है, अंतर नाभिकीय दूरी, या फिर इसको हम कह सकते हैं बंध लंबाई, जिसमें कंपन करते हुए द्विध्रुवीय द्विपरमाणुविक अणु HCl की बंध लंबाई है ये बढ़ती है और घटती है, जिसकी माध्य स्थिति को बीच में डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया गया है। तो इस मूल बिंदु से लेकर के इस माध्य बिंदु तक की दूरी को अगर मैं बंध लंबाई के रूप में प्रदर्शित करूं तो RE के रूप में प्रदर्शित किया जाता है या REQ के रूप में दर्शाया जाता है, जिसका मतलब है माध्य बंध लंबाई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, REQ यहाँ पर किसको प्रदर्शित करता है, यह माध्य कह दीजिए या साम्य कह दीजिए, साम्य बंध लंबाई को दर्शाता है जो H और Cl के मध्य की दूरी है। कंपन करते समय अधिकतम और न्यूनतम दूरी का जो माध्य है या साम्य बंध लंबाई है उसको R इक्विलिब्रियम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जिसके अलावा Cl अगर इस जगह पर है और H यहाँ पर है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है इसको R से प्रदर्शित करते हैं, तथा अधिकतम दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दी गई है, मैं यहीं से देख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी इसको हम किससे दर्शाते हैं, R से। अर्थात R यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपन करते हुए अणु की दूरी। तो कंपन बंध लंबाई को प्रदर्शित करता है जो कि R इक्विलिब्रियम से कम भी हो सकती है और R इक्विलिब्रियम से अधिक भी हो सकती है, जिसके अंदर दिया गया x जिसको कि हम विस्थापन कहते हैं, यह विस्थापन वास्तव में R माइनस R इक्विलिब्रियम के रूप में प्रदर्शित किया गया था। पिछले ग्राफ के अंदर हमने इसको इसी रूप में प्रदर्शित किया था, R माइनस R इक्विलिब्रियम। और इसके अलावा यदि अणु की स्थितिज ऊर्जा यहाँ तक है तब तो कंपन इस दूरी तक होगा, लेकिन यदि स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो Cl मान लीजिए यहाँ पर उपस्थित है तो H यहाँ पर होगा और इसकी माध्य दूरी यहाँ तक रहेगी और H कंपन करते हुए अधिकतम इस दूरी तक हो सकता है। इस स्थिति को मैं H डैश के रूप में प्रदर्शित करूं तो वापस साम्य बंध लंबाई या R इक्विलिब्रियम जो दिया गया है उसकी दूरी तो निश्चित है, लेकिन R जो दिया गया है पहले से घटकर कम हो रहा है स्थितिज ऊर्जा बढ़ने के साथ, तथा जो सेकंड R है जिसमें बंध की मध्य की दूरी बढ़ रही है, उस स्थिति के अंदर R जो है यह अधिकतम हो जाता है। तो R न्यूनतम और R
अधिकतम के बीच का यदि अंतराल हम प्रदर्शित करें तो R और R इक्विलिब्रियम के मध्य की दूरी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ने के साथ में यह परिवर्तित या बढ़ती जाती है। तो ऐसी स्थिति में x का मान स्थितिज ऊर्जा बढ़ने के साथ में परिवर्तित होता है। और ये जो ग्राफ दिया गया है यह v बराबर 1/2 इंटू के एफ इंटू एक्स स्क्वायर या फिर 1/2 के एफ इंटू आर माइनस आर इक्विलिब्रियम के होल स्क्वायर को संतुष्ट करता है। और इसी के आधार पर यह ग्राफ आलेखित किया गया है, जो कि सरल आवर्ती दोलन करते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के स्थितिज ऊर्जा आरेख को प्रदर्शित करता है, जिसमें R और R इक्विलिब्रियम के मध्य लगातार परिवर्तन होता रहता है, जो स्थितिज ऊर्जा बढ़ने के साथ में इन दोनों के मध्य का अंतराल भी बढ़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा को आरेख के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार या चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है, जो कि सरल आवर्ती दोलक को प्रदर्शित करता है। इस ग्राफ को अगर क्वांटम यांत्रिकी के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो हम इसके अंदर थोड़ी सी प्रक्रिया में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर अगली बात कर रहे हैं हम, जो भी कंपन करते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु की हम बात कर रहे थे, उसमें यदि कंपन करते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के उस स्थितिज ऊर्जा आरेख को यदि श्रोडिंगर तरंग समीकरण में रखकर यदि हल किया जाए तो यहाँ पर कंपन करते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा को ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट में लेके चल रहे हैं नंबर 3 पे। मैं हेडिंग लगा देता हूँ और ये है कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कैसे ज्ञात की जाती है, जिसको कि EV के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निर्धारित करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, हम यहाँ पर क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करते हैं। और क्वांटम यांत्रिकी मुख्यतः किससे संबंधित है, या इसकी व्याख्या करने के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऊपर दी गई स्थितिज ऊर्जा के उस समीकरण का उपयोग यदि श्रोडिंगर तरंग समीकरण में रखकर अगर उसको हल किया जाए तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल की सहायता से हम उस कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को ज्ञात करते हैं। तो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार स्थितिज ऊर्जा को श्रोडिंगर तरंग समीकरण में रखकर हल करने पर जो कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा स्तर का मान यहाँ पर है V + 1/2 इंटू HC ओमेगा E बार के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो संबंध दिया गया जिसमें EV कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, ये कहाँ से प्राप्त होती है, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार यदि हम कंपन करते हुए किसी ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु की ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं तो ऊर्जा में परिवर्तन वास्तव में एक निश्चित प्रकार की इकाइयों के रूप में प्रदर्शित होता है, अर्थात क्वांटीकृत होती है। और क्वांटीकृत होने वाली उन कंपन ऊर्जाओं को ज्ञात करने के लिए हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण की सहायता से उपयुक्त जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र था उसको उपयोग में लेकर उसको हल किया जाए तो एक स्तर की ऊर्जा को हम इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कंपन ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। तो वापस ध्यान रखना, ये हमने बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के अंदर भी लिया था कि कंपन ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, ये तीनों ऊर्जाएं क्वांटीकृत होती है। तो यहाँ पर क्वांटीकृत होती हुई इस कंपन ऊर्जा की एक निश्चित स्तर की ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए, जिसको V से प्रदर्शित किया गया है, इस समीकरण के रूप में ज्ञात करते हैं। यहाँ पर दिया गया ओमेगा E बार यहाँ पर क्या कहलाता है, साम्य
तरंग आवृत्ति कहलाता है। वैसे यह क्या है, यह तरंग संख्या है, लेकिन तरंग संख्या के रूप में हम इसको नाम के रूप में तरंग आवृत्ति कहते हैं, साम्य तरंग आवृत्ति या इक्विलिब्रियम वेव फ्रीक्वेंसी के रूप में दर्शाया जाता है। तो इक्विलिब्रियम वेव फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये वास्तव में किसका चिन्ह है, ये तरंग संख्या के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। तो ये तरंग संख्या है, लेकिन इसको साम्य तरंग आवृत्ति कहते हैं। इसके अलावा जो c दिया गया है, ये प्रकाश के वेग को, h प्लांक नियतांक को, तथा यहाँ पर जो v हमने प्रयुक्त किया, कौन सा, ये वाला, ये वास्तव में कंपन जो स्तर हैं, उन कंपन स्तर की क्वांटम संख्या को दर्शाता है। अर्थात हम यहाँ कहते हैं इसको कंपन क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर यह कंपन क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है, और जिसके अनुमत मान यदि लिए जाएं तो अलाउड वैल्यूज होती हैं 0, 1, 2, 3 और अनंत तक या इन्फिनाइट तक चलती है। अर्थात यह कंपन क्वांटम संख्या के अनुमत या अलाउड मान है, और इसको हम 0, 1, 2, 3, 4 के रूप में दर्शाते हैं। जिस तरीके से घूर्णन क्वांटम संख्या के अंदर मान प्रदर्शित किए थे, सेम यहाँ पर कंपन क्वांटम संख्या के भी वही मान प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर EV कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, और ये जो संबंध दिया गया है, इस संबंध को ही हम कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर V के अलग अलग मान रखकर कंपन ऊर्जा स्तर के लिए अलग अलग स्तरों की स्थितिज ऊर्जा या अलग अलग स्तरों की कंपन ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं। इस संबंध को हम यहाँ पर ओमेगा ई बार जो साम्य तरंग आवृत्ति है, इसका संबंध हम पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं, जिसमें ओमेगा ई बार प्रदर्शित किया जाता है 1/2 पाई c वर्गमूल kf अपॉन म्यू के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें kf यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट या बल नियतांक को दर्शाता है, म्यू सम्मानित द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, और म्यू को हम इस रूप में दर्शाते हैं, इसको कहते हैं सम्मानित द्रव्यमान, और इसका मान होता है m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। इस रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर m1 जो द्विपरमाणुविक अणु के अंदर पहले परमाणु के द्रव्यमान को और m2 दूसरे परमाणु के द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, और म्यू यहाँ पर सम्मानित द्रव्यमान या रिड्यूस्ड मास कहलाता है। kf फोर्स कांस्टेंट को प्रदर्शित करता है, और 2 पाई जिसके अंदर c दिया गया, ये प्रकाश के वेग को दर्शाता है, और ओमेगा ई बार साम्य तरंग आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, जो कि तरंग संख्या के रूप में दर्शाई गई है। तो इस तरीके से हम इस समीकरण की सहायता से किसी भी घूर्णन करते हुए अणु के विभिन्न कंपन स्तरों की ऊर्जा को प्रदर्शित कर सकते हैं। जिस तरीके से परमाणु के अंदर विभिन्न बोर कोशों के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, उसी रूप में यहाँ पर हम कंपन करते हुए अणु के विभिन्न स्तरों की ऊर्जा को या क्वांटम स्तरों की ऊर्जा को इस समीकरण की सहायता से दर्शाते हैं। और इसको यदि चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो यहाँ पर चूंकि V के अलग अलग मान होते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जाएं भी क्या होगी, अलग अलग। तो उपयुक्त संबंध के अंदर यदि मैं V का मान रख देता हूं, अर्थात V बराबर 0 रख दिया जाए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 hc ओमेगा ई बार के रूप में दर्शाया जाता है। और यहाँ पर यदि पहली क्वांटम स्तर की बात की जाए तो यहाँ पर V बराबर 1, और यहाँ पर भी मान आप इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर इस रूप में लिख दीजिए E0, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ E1 इक्वल टू हो जाएगा V प्लस हाफ था, तो वहाँ पे V की जगह 1 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 3/2 hc ओमेगा ई बार। कैसे आया, यहाँ पर सूत्र था E बराबर V प्लस हाफ इंटू hc ओमेगा ई बार। V का मान 1 और हाफ कर दिया जाए जोड़ के तो बाकी मान यही रहेगा, और 1 प्लस हाफ दोनों जोड़ा जाए तो मान आता है 3/2। इसी तरीके से V का मान रख दिया जाए 2, तो E1 की जगह यहाँ पर हो जाएगा E2, और ये हो जाएगा 5/2 hc ओमेगा ई बार। इसी तरीके से V का मान 3 कर दिया जाए
तो E3 इक्वल टू हो जाएगा 7/2 HC ओमेगा E बार। और ये इसी तरीके से V के मान रखते जाएं तो विभिन्न कंपन स्तर की ऊर्जाओं को हम इस संबंध के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और यदि यह संबंध हम स्थितिज ऊर्जा आरेख के रूप में प्रदर्शित करें तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पर ले रखी है, अंतरनाभिकीय दूरी, अंतरनाभिकीय दूरी, और यहाँ पर हमने ग्राफ जिस तरीके से प्रदर्शित किया था मैं वापस उसी रूप में इसको दर्शाता हूँ। इसकी माध्य स्थिति यही है, इसको आप दर्शाएं या नहीं तो भी चलेगा। अब इसके अंदर यदि मैं V के मान रख देता हूँ तो V बराबर 0 पहला कंपन स्तर, V बराबर 1 दूसरा कंपन स्तर, V बराबर 3 तीसरा कंपन स्तर। और चूंकि यहाँ पर इन सभी के मध्य का अंतराल निश्चित है, अगर आप देखें इसमें 1 जोड़ा जाए तो ये आ जाएगा, फिर इसमें 1 HC ओमेगा E बार जोड़ा जाए तो ये आ जाएगा। इसके सभी के मध्य का अंतराल क्या है? निश्चित है। इसका मतलब विभिन्न जो कंपन स्तर है उनके मध्य का अंतराल भी क्या होगा? निश्चित। तो इन दो के मध्य का, अगले में V बराबर 4 के लिए भी अंतराल निश्चित रहेगा। ऐसे ही V बराबर 5 लिया जाए तो अंतराल वही रहेगा। और यदि इनकी ऊर्जाएं प्रदर्शित की जाए तो E0 बराबर हो जाएगा 1/2 HC ओमेगा E बार, E1 हो जाएगा 3/2 HC ओमेगा E बार। इस तरीके से E2 लिया जाए, यहाँ पर 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इस रूप में अगर प्रदर्शित करें तो E1 E2 लिया जाए तो ये हो जाएगा 5/2 HC ओमेगा E बार। ऐसे ही E3 लिया जाए, ऐसे ही E4 लिया जाए तो हम संबंध के रूप में इस तरीके से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 5/7, ये 5/2, 7/2, 9/2, 11/2 इस तरीके से इनके सभी के मान प्राप्त होंगे। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि सरल आवर्ती कंपन करते हुए किसी भी ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के विभिन्न कंपन स्तरों के मध्य का अंतराल हमेशा निश्चित रहता है। इसलिए इन स्तरों के मध्य की दूरी हमेशा क्या रहेगी? बराबर। एक E0 और E1 के मध्य, और E1 और E2 के मध्य, E2 और E3 या E3 और E4, किसी भी दो क्रमागत कंपन स्तरों के मध्य का अंतराल हमेशा निश्चित रहता है, अर्थात यह स्तर निश्चित दूरी पर बनाए जाते हैं। और यही प्रक्रिया यहाँ पर हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या सरल आवर्ती दोलन करते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों को दर्शाने के लिए काम में लेते हैं। और यही प्रक्रिया हम विभिन्न E0, E1, E2, E3 आदि को दर्शाने के लिए काम में लेंगे। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो यह कि यहाँ पर E0 जो दिया गया है इसे हम विशिष्ट नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर E0 जो दिया गया है इसको हम 0 पॉइंट एनर्जी या 0 पॉइंट एनर्जी, या अगर हिंदी में इसको प्रदर्शित किया जाए तो इसे हम शून्य बिंदु ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। 0 पॉइंट एनर्जी या शून्य बिंदु ऊर्जा के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात कभी भी कंपन करते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के अंदर स्थितिज ऊर्जा का मान कभी शून्य नहीं होता है, चाहे टेम्परेचर को घटाकर कितना ही कम कर दिया जाए। इसका मतलब 0 केल्विन तापक्रम पर भी ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु में एक निश्चित मात्रा में कंपन ऊर्जा उपस्थित रहती है, और उसी न्यूनतम कंपन ऊर्जा को हम शून्य बिंदु ऊर्जा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, शून्य बिंदु ऊर्जा क्या है? तो शून्य बिंदु ऊर्जा वास्तव में कंपन करते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु का ताप घटाकर न्यूनतम कर दिया जाए, अर्थात 0 केल्विन भी कर दिया जाए, फिर भी दो अणु एक दूसरे के सापेक्ष एक निश्चित न्यूनतम कंपन ऊर्जा समाहित रखते हैं, या कंपन के अंदर न्यूनतम जो समाहित ऊर्जा है उसी को हम 0 पॉइंट एनर्जी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान है E0। और इसको अगर मान के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो 1/2 और HC ओमेगा E बार के रूप में दर्शाया जाता
है। और यदि एग्जाम में पूछा जाता है शून्य बिंदु ऊर्जा क्या है, तो इस सूत्र के साथ आपको ओमेगा ई बार का मान रख के भी प्रदर्शित करना होता है। तो हम शून्य बिंदु ऊर्जा को सूत्र के रूप में प्रदर्शित करें तो एक तो हो गया 1/2 HC ओमेगा ई बार, या फिर ओमेगा ई बार का मान रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/2 HC। ओमेगा ई बार का सूत्र होता है 1/2 पाई सी वर्गमूल KF अपॉन म्यू के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सरल किया जाए तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, अर्थात E0 का मान प्राप्त होगा यहाँ पे 1/1 की जगह हो जाएगा H अपॉन 4 पाई वर्गमूल KF अपॉन ओमेगा, या म्यू, ओमेगा नहीं म्यू। तो ऐसी स्थिति के अंदर शून्य बिंदु ऊर्जा या 0 पॉइंट एनर्जी, जो कि किसी भी अणु के अंदर या न्यूनतम ताप पर संभव ऊर्जा को शून्य बिंदु ऊर्जा के द्वारा दर्शाते हैं, और शून्य बिंदु ऊर्जा इस संबंध के द्वारा प्रदर्शित की जाती है E0 इक्वल टू H अपॉन 4 पाई इंटू वर्गमूल KF अपॉन म्यू के रूप में इसको दर्शाया जाता है। तो शून्य बिंदु ऊर्जा यदि पूछा जाए शॉर्ट नोट या सूक्ष्म प्रश्न के रूप में पूछा जाए तो आपको पूरी प्रक्रिया बतानी है कि कंपन करते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु में न्यूनतम ताप 0 केल्विन पर भी एक न्यूनतम मात्रा में कंपन ऊर्जा समाहित रहती है। उस न्यूनतम कंपन ऊर्जा को ही शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। और शून्य बिंदु ऊर्जा का मान फिर आप समीकरण के अंदर V की जगह 0 रख करके 1/2 HC ओमेगा ई बार के रूप में दर्शाएं, और उसके बाद ओमेगा ई बार का मान रखकर सरल करके इस सूत्र के रूप में 0 पॉइंट एनर्जी को प्रदर्शित किया जाता है। और यह ऊर्जा न्यूनतम ताप पर संभव ऊर्जा है, और इससे कम ऊर्जा किसी भी अणु के अंदर कंपन ऊर्जा के रूप में संभव नहीं होती है, और इसी संबंध के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। अगर आपने सूत्र लिख दिया है तो उसके बाद में आप जो जो स्थिरांक काम में ले रहे हैं उन स्थिरांकों के अर्थ क्या है वो भी आपको बताने, इनका मान क्या है। KF फोर्स कांस्टेंट बल नियतांक है, म्यू सामान्य द्रव्यमान है, H प्लांक कांस्टेंट है, और E0 यहाँ पर 0 पॉइंट एनर्जी को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से हम शून्य बिंदु ऊर्जा को दर्शाते हैं। इसके अलावा अब यदि किसी भी कंपन करते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के अंदर एक कंपन स्तर से दूसरे कंपन स्तर के मध्य यदि संक्रमण होता है तो संक्रमण की कंपन ऊर्जा को हम कैसे ज्ञात करते हैं, संक्रमण का चयन नियम क्या है, ये नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लेते हैं। तो अगला पॉइंट हो जाएगा नंबर 4 पे, और ये है कंपन स्तरों के मध्य संक्रमण तथा चयन नियम, या सिलेक्शन रूल। चयन नियम, वर्ण नियम भी कहते हैं इसको, चयन की जगह वर्ण भी लिखा जाता है। वर्ण नियम, सिलेक्शन रूल, और कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण। संक्रमण का मतलब है कंपन करते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु में एक स्तर से दूसरे स्तर के मध्य जो स्थानांतरण होता है, तो कंपन ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो निश्चित मान के रूप में होता है, उसी को हम संक्रमण के रूप में दर्शाते हैं। अर्थात कंपन स्तरों के मध्य संक्रमण और चयन नियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संक्रमण की, और संक्रमण का अर्थ होता है एक कंपन स्तर से दूसरे कंपन स्तर के मध्य स्थानांतरण, और इस स्थानांतरण में V और V डैश का मान क्या होगा, इनके मध्य का अंतर क्या होगा, उस अंतर को ही हम चयन नियम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर यदि इसका चयन नियम लिया जाए, अब ये वापस अच्छी तरह से ध्यान रखना, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सरल आवर्ती दोलक की, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, और उसके लिए यदि चयन नियम प्रदर्शित किया जाए तो दो कंपन क्वांटम संख्याओं के मध्य का अंतराल या तो धनात्मक या ऋणात्मक 1 के बराबर होता है, यह कभी भी शून्य नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, ±1 के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता
है। और यहाँ पर यदि +-1 के रूप में इसको दर्शाया जाए, इसका मतलब है कि v का मान अगर 0 है तो v डैश 1 हो सकता है, v का मान 1 है तो इसका मान 2 हो सकता है, अर्थात एक एक स्तर ही ऊपर जा सकते हैं या एक स्तर ऊपर से नीचे आ सकते हैं, अर्थात एक एक स्टेप में संक्रमण ऊपर और नीचे संभव होता है, लेकिन कभी भी दो स्तरों के मध्य एक साथ संक्रमण संभव नहीं है। तो सरल आवर्ती दोलन करते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के अंदर कंपन संक्रमण के लिए चयन नियम पूछा जाए तो चयन नियम हो जाएगा डेल्टा V +-1 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें V का मान अगर दे रखा हो तो उससे एक अधिक या एक कम के रूप में यह सिलेक्शन रूल दर्शाया जाता है। यदि मैं पहले दिए गए ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता हूं तो यहां से हम स्थानांतरित करें तो V0 से V1, V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4 के रूप में ऊपर जा सकते हैं +1 के रूप में लगातार, या फिर ऊपर से हम नीचे आ सकते हैं, एक एक स्टेप के अंदर ऊपर से नीचे आना है। तो इस तरीके से इनका मान डेल्टा V +-1 के रूप में दर्शाया जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन रूल या चयन नियम कहते हैं। अब इन स्तरों के मध्य संक्रमण की तरंग संख्या कैसे ज्ञात की जाती है या संक्रमण की ऊर्जा कैसे ज्ञात की जाती है वो इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर जो हम संक्रमण प्रदर्शित कर रहे हैं या जो ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के लिए जो संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं, यह केवल शुद्ध कंपन संक्रमण को प्रदर्शित करता है। तो प्योर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के रूप में या प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछा जाए तो उसके लिए यह संबंध काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर हम विशुद्ध या प्योर कंपन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर चयन नियम का मान डेल्टा V +-1 के बराबर है और इस विशुद्ध कंपन करते हुए किसी भी कंपन स्तर की ऊर्जा को यदि प्रदर्शित किया जाता है तो यह V +½ और hc⍵e⁻ के रूप में प्रदर्शित की जाती है। तो अगर विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम पूछा जाए तब भी यही प्रक्रिया है, लेकिन यदि विशुद्ध कंपन के अलावा यदि कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम पूछा जाए तो अलग प्रक्रिया आ जाएगी और यहाँ सरल आवर्ती दोलक के अंदर विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम के लिए यह संबंध काम में लिया जाता है और अगर अनावर्ती दोलक है तो उसके लिए अलग प्रोसेस काम में लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कंपन संक्रमण ऊर्जा, कंपन संक्रमण ऊर्जा, और कंपन संक्रमण ऊर्जा को हम डेल्टा E के रूप में प्रदर्शित करते हैं और डेल्टा E का मतलब मान है, अर्थात हम V से V+1 या V से V-1 के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जिस V से हमने या जिस क्वांटम स्तर से हमने प्रारंभ किया है उससे एक अधिक या उससे एक कम ऊर्जा के मध्य के अंतराल को इससे प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर ये हो जाएगा V+1 स्तर की ऊर्जा में से V स्तर की ऊर्जा को घटाकर हम इसको दर्शाते हैं और ऐसी स्थिति में यदि इसका मान रख दिया जाए तो यहाँ पर इसकी जगह V जो हमने प्रदर्शित किया जा था उसकी जगह V+1 हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा और इसके अलावा -EV के अंदर जो हम प्रदर्शित कर रहे थे या इसके साथ के पूरे मान में रख देता हूँ ω⍵e⁻, इसमें से घटाइए V+½ hc⍵e⁻, अर्थात V इस घूर्णन स्तर की, ये कंपन स्तर की ऊर्जा और यहाँ पर V+1 कंपन स्तर की ऊर्जा को इस संबंध से प्रदर्शित किया गया और इसको सरल कर दिया जाए तो इसमें से अंतराल अगर हम प्रदर्शित करें तो इसमें से इसको घटा दिया जाए और अंतर के रूप में हम hc⍵e⁻ कॉमन ले लें तो पीछे बचेगा यहाँ पर V+1+½ माइनस V-1/2 ब्रैकेट बंद, V से V कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, बचेगा 1। इसका मतलब डेल्टा E V से
V+1 संक्रमण के लिए ऊर्जा का मान hc ओमेगा ई बार के बराबर होता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं h/2 इंटू वर्गमूल की f अपॉन समानित द्रव्यमान, और यह संक्रमण ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर +1 या -1 के रूप में भी प्रदर्शित किया जाए तो ऐसी स्थिति में इस संक्रमण के अंदर किन्हीं भी दो ऊर्जा स्तरों के मध्य का अंतराल hc ओमेगा ई बार या फिर h/2 वर्गमूल kf अपॉन म्यू के बराबर होता है, जो कि हमेशा ही निश्चित बना रहता है, चाहे हम किसी भी स्तर के अंदर संक्रमण प्रदर्शित करें। यदि मैं इन दोनों के मध्य के अंतराल की बात करूं तो 3/2 में से 1/2 सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो पीछे जो मान आएगा वो मान भी यहाँ पर 1 के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में अंतराल hc ओमेगा ई बार रहेगा, यहाँ पर भी hc ओमेगा ई बार, इसके मध्य भी और इसके मध्य भी, सभी में ऊर्जाओं के मध्य का अंतराल हमेशा ही या संक्रमण ऊर्जा का मान हमेशा ही निश्चित रहता है, जिसको hc ओमेगा ई बार के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और यही संबंध यहाँ पर दर्शाया गया है। इसका मतलब सरल आवर्ती दोलक में किन्हीं भी दो ऊर्जा स्तरों के मध्य का अंतराल हमेशा ही निश्चित बना रहता है, और उसका मान कितना है h/2 वर्गमूल kf अपॉन म्यू के रूप में इसको दर्शाते हैं। और यह ऊर्जा स्तरों के मध्य के अंतराल को या संक्रमण ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो ये कंपन संक्रमण ऊर्जा को इस रूप में दर्शा करके हम प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सरल आवर्त गति या सरल आवर्ती दोलन करते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु का यदि स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा तो चूंकि ये सभी ऊर्जाओं का मान किसी भी संक्रमण के लिए निश्चित है, ऐसी स्थिति में स्पेक्ट्रम के अंदर एक निश्चित रेखा प्राप्त होती है जिसकी आवर्ती या तरंग संख्या निश्चित रहती है या उसकी ऊर्जा हमेशा ही निश्चित रहती है। एक लाइन ही स्पेक्ट्रम के अंदर प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि संक्रमण, चयन नियम और उनकी प्रकृति सरल आवर्त गति करते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के लिए हम यदि SHO या सरल आवर्ती दोलक के रूप में व्याख्या करें तो ये प्रक्रिया प्राप्त होती है। अब अगले में अंत में बात करते हैं SHO या सरल आवर्ती दोलक की कमियां क्या है, और इन कमियों को पूरा करने के लिए ही हम सरल आवर्त गति की जगह हम अनावर्ती दोलक मानते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के कंपन स्तर के रूप में इनकी व्याख्या करते हैं। तो उसकी सबसे पहली कमी ये है कि ये जो संबंध हमने प्रदर्शित किया है SHO या सरल आवर्ती दोलक के रूप में, यहाँ पर ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल क्या है, समान रहता है, लेकिन ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल समान रहता है, जबकि वास्तव में ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल V का मान बढ़ने के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है। अर्थात यहाँ पर उच्च ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल में जो कमी हो रही है, इस कमी की व्याख्या सरल आवर्ती दोलक के रूप में नहीं की जा सकती है। सेकंड है, ये जो समीकरण हम प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा और उनकी संक्रमण ऊर्जा के रूप में दर्शाई गई है, यह निम्न स्तरों की ऊर्जाओं के रूप में तो व्याख्या करता है, लेकिन उच्च ऊर्जा स्तरों के स्तर की ऊर्जा को सही रूप में प्रदर्शित नहीं करता। तो दूसरा इसका अंतर हो जाएगा। तो पहला हो गया ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल समान रहता है, जो कि गलत है, जबकि दूसरा हो जाएगा निम्न स्तर की व्याख्या करता है। निम्न कौन से स्तर? कंपन स्तर। तो निम्न कंपन स्तर की व्याख्या करता है, लेकिन उच्च स्तर की व्याख्या नहीं कर पाता है। तो उच्च कंपन स्तर की व्याख्या करने के लिए हम फिर सरल आवर्ती दोलक की जगह अनावर्ती दोलक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। हुक्स का नियम पहले हमने लिया,
उसके बाद में सरल आवर्त गति दोलन करते हुए अणु के लिए स्थितिज ऊर्जा का आरेख, स्थितिज ऊर्जा आरेख के अंदर विभिन्न ऊर्जा स्तर, उन ऊर्जा स्तरों की स्थितिज ऊर्जाएं क्या क्या है, ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं क्या क्या है, उन ऊर्जाओं के मान क्या होते हैं, उनके मध्य संक्रमण क्या होता है या कैसे होता है, संक्रमण ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं, चयन नियम क्या है, ये सभी प्रक्रियाएं सरल आवर्ती दोलक के रूप में प्रदर्शित की जाती है। चूंकि इसमें कमी है, वास्तविक अणु के लिए यह इस कंपन ऊर्जा को हम व्याख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि यह केवल निम्न स्तर की व्याख्या कर सकता है, उच्च स्तर की नहीं करता। नंबर 2, यह ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल को समान प्रदर्शित करता है, सभी में निश्चित अंतराल दर्शाता है, जबकि वास्तविक जो कंपन स्तर है उनके मध्य अंतराल उच्च ऊर्जा स्तरों के मध्य का धीरे धीरे घटता जाता है, जिसकी व्याख्या SHO के द्वारा संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम इसकी जगह एन हार्मोनिक ऑसिलेटर या अनावर्ती दोलक के रूप में वास्तविक अणु के कंपन ऊर्जा स्तरों की व्याख्या करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रदर्शित करेंगे। थैंक यू सो मच।